Good morning, students. Welcome back to you. Now we are starting remaining part of this chapter, that is primary activity from book 1. This is chapter 5 and this is part 3 of this chapter. In this chapter, first of all, we are taking dairy farming. Dairy is the most advanced and efficient type of rearing of milch animals. Milch animals का मतलब क्या है? दुधारू पशु, जिनसे दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाले जाते हैं, उनका पालन किया जाता है. दैट कम्स अंडर द डेयरी फार्मिंग. स्पेशल emphasized it laid on cattle breeding, healthcare and veterinary services. तो यहाँ पर भी हम स्पेशली जो हम इम्फसाइज देते हैं, यानी डेयरी फार्मिंग में जो मेन इम्पोर्टेंस है इस फार्मिंग की, कि उसमें कैटल ब्रीडिंग यानी कि उनके पालन, उनकी प्रजनन और उनका जो हेल्थ केयर है और जो वेटनरी सर्विसेज हैं यानी कि पशु से संबंधित जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, दिस इज एम्फसाइज्ड इन दिस फार्मिंग. इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव. एज यू नो कि अगर आप डेयरी में जाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि देयर आर सो मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो काम है, जो कार्य हो रहा है, उसमें मजदूरी जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है. और ये काम एक केयर वाला है, रिग्रस केयर, जिसमें कि लगातार पशुओं का ध्यान रखना, उसको फीडिंग कराना, उनको नहलाना और फिर उसके बाद दूध निकालना, और इसी कार्य में सारा दिन जो है वो लेबर का लग जाता है, फार्मर्स का लग जाता है. इट इज़ प्रैक्टाइज्ड मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स विच प्रोवाइड नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. जो डेयरी फार्मिंग है वो आपने देखा होगा कि नॉर्मली शहर के पास, जो अर्बन एरिया है उसके पास में जो गांव होते हैं, वहाँ पर डेयरी फार्मिंग का काम सबसे ज़्यादा किया जाता है. बिकॉज डिमांड जो है दूध की और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बटर है, घी है, दही है, ये सब की जो डिमांड है वो अर्बन एरिया में ही सबसे ज़्यादा होती है, या इंडस्ट्रियल एरियाज जहाँ पर इंडस्ट्रीज है. इंडस्ट्रियल एरियाज का मतलब वही है कि जहाँ पर अर्बन एरियाज जो हैं, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, तो दे आर टोटली डिपेंड ऑन द नेबरहुड मार्केट, जहाँ से उन्हें फ्रेश मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है आसानी से मिल जाते हैं. द लार्जेस्ट इज नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप. अब ये एरियाज कौन से हैं? जो अगर हम डेयरी फार्मिंग में देखें, जो कमर्शलाइज्ड डेयरी फार्मिंग है, जहाँ से ये प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, दीज आर द सम स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पर ये कार्य लार्ज स्केल में किया जाता है. दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप. The second one is Canada, and third belt includes the southeastern Australia, New Zealand and Tasmania. These are the main areas where this type of practice is doing. This is one picture. This is totally commercialized way of rearing these cattle. दिस इज द मेन एरियाज. यू कैन सी दिस इन अ मैप एरिया. देखिए कि यहाँ पर यूरोप जो है, यूरोप का वेस्टर्न पार्ट, अगर आपको ये डार्कर पोर्शन जो नज़र आ रहा है, दिस पोर्शन इज डेनमार्क, नॉर्वे, यूके, है ना. ये वाले जो हैं एरियाज जो हैं, यहाँ पर एक तो यहाँ पर क्लाइमेटिकल कंडीशंस आर वेरी फेवरेबल. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मौसम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है. तो और इसी के साथ ही यूरोप जो है उसके सारे एरिया के पास है, तो सारा कंज्यूम हो जाता है. और यहीं पर ही पोर्ट एरिया भी है, यानी कि यहाँ पर ओशन भी लग रहा है, तो इसलिए यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता है मैक्सिमम प्रोडक्ट. इसी तरह से अगर हम यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में देखें तो ये कनाडा एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूएसए है, southern part of Canada and southern eastern part of Canada and northern ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए. तो ये पार्ट जो है ये भी हमारा डेयरी फार्मिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो यूरोप में दिस वन एंड यहाँ पर जो यूएसए, यहाँ पर अमेरिका में. अब आ जाइए ऑस्ट्रेलिया में. तो ऑस्ट्रेलिया का भी ये पार्ट जो है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न सदर्न पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का है, यहाँ पर
डेयरी फार्मिंग है। और यहाँ पर एक छोटा सी जगह दिखाई दी है, एक आइलैंड है, दिस इज तस्मानिया। तो यहाँ पर भी डेयरी फार्मिंग जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपने मैप अच्छे से करना है ताकि आपको पता रहे कि ये आपको नोटिफिकेशन या एरिया की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि अगर इस तरह का एरिया में शेडिंग दे रखी है तो इट मीन्स दिस इज डेयरी फार्मिंग प्राइमरी एक्टिविटी। Now this is the Mediterranean agriculture. Next agriculture type is Mediterranean agriculture. Mediterranean का मतलब है, Mediterranean is a sea जहाँ पर उसके चारों तरफ जो मेनली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाती है, that is called Mediterranean agriculture. It is very specialized and commercial agriculture. उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर वेरी वैल्यूएबल, बहुत कॉस्टली हैं, एक्सपेंसिव हैं, एंड उनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसका जो कंट्रीज़ हैं वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है की जाती है। मेडिटेरियन टाइप ऑफ सी के पास जो यूरोपियन एरिया है उसके पास ही ये मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका और तुनीसिया टू अटलांटिक कोस्ट ये पार्ट है, सदर्न कैलिफोर्निया है ये अमेरिका का पार्ट है, सेंट्रल चिली है ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द मैप इज नॉट गिवन इन दिस बुक, तो इसलिए आपने इसको सिर्फ एरियाज ही आपने इसके याद करने हैं अगर मेडिटेरियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आता है। दिस रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फूड। इस मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं वो मोस्टली सप्लाई सिट्रस फूड, नींबू जाति के जो फल हैं, फॉर एग्जांपल माल्टा, मौसमी, संतरा, ठीक है, नींबू, ये जो हैं ये फलों की उत्पादन यहाँ पर मैक्सिमम किया जाता है। दिस इज वन पिक्चर which I have shown. And another important is viticulture. Viticulture का मतलब है, viticulture भी यहाँ पर एक important specialization है in cultivation. Viticulture का मतलब होता है जहाँ पर grapes की खेती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ग्रेप्स जो हैं अंगूरों की खेती की जाती है। दे हैव ग्रेप्स से ही वाइन बनाई जाती है और दिस एरिया इज वर्ल्ड फेमस फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन इन द वर्ल्ड and their specific flavor they produced from high quality grapes। वहाँ पर जो अंगूर हैं अच्छी क्वालिटी के अंगूर जो हैं वहाँ पर यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं और वेरियस कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर विटीकल्चर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विटीकल्चर इज मेनली फॉर द production of very best quality, very good quality of wine and which have a demand in all over world. The advantage of Mediterranean agriculture is that more valuable, as I have told you कि यहाँ पर जितनी भी crops हैं they are very valuable, बहुत costly and expensive होती हैं और इन crops में fruits हो सकते हैं, vegetables हो जाती हैं और जिनकी डिमांड जो है यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इन अर्बन एरियाज जो हैं इन रिच पीपल दे वेरी मच डिमांडिंग दिस टाइप ऑफ वैल्यूएबल crops and all these crops are mostly grown in a Mediterranean agriculture. This is one picture, सिट्रस फ्रूट का ही एक पिक्चर है यहाँ पर। दिस इज ऑलिव्स, ऑलिव्स जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। Market gardening and horticulture specialized in the cultivation of high value crops such as vegetables, fruits, flowers. These are also near to urban areas. ये ज़्यादातर urban areas के पास में ही स्थित हैं। और market gardening में भी क्या है, this is also one type of valuable crops are grown here
and this type of agriculture is called market gardening and horticulture. अब यहाँ पर तीन चीज़ें आ जाती हैं. जो हमारा मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है वहाँ पर मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादातर आएंगे. सिट्रस फ्रूट जैसे कि आपके मौसमी है या नींबू है या संतरा है, माल्टा है, ये सारी चीज़ें जो है सिट्रस फ्रूट या ऑलिव्स है. लेकिन यहाँ पर वैल्यूबल क्रॉप्स जो हैं वो कौन सी हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हेयर. ठीक है. इट इज बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव. यहाँ पर जो इस खेती को करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है और साथ में ही लेबर जो है उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है. इसलिए दे एम्फसाइज्ड ऑन द यूज़ ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन यानी खेती के लिए जो पानी की सुविधा है या सिंचाई जो है वो बहुत अच्छे से की जाती है. HYV सीड्स आर यूज्ड. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं और फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउस, आर्टिफिशियल हीटिंग और कूलर इन अ कोल्डर रीजन्स. तो वहाँ पर ग्रीन हाउस क्रिएट किया जाता है, ग्लास हाउस क्रिएट किया जाता है ताकि वहाँ पर भी इन प्लांट्स को ग्रो किया जाए और आर्टिफिशियली उनमें हीटिंग जो है इन कोल्डर रीजन्स मिलते रहे. This type of agriculture is well developed in densely populated area industrial districts in northwest Europe. तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है वहाँ पर इसकी बहुत डिमांड है. और इसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पर भी इस को ग्रो किया जाता है एंड सम पार्ट्स ऑफ मेडिटेरियन रीजन में भी इसको ग्रो किया जाता है. यहाँ पर फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लावर्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती की जाती है. द रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज्ड इन वेजिटेबल्स ओनली. यहीं पर इसी टॉपिक में आपने याद रखना है कि इसी में ही जो फार्मर्स जो कोई स्पेसिफिक अगर वेजिटेबल्स के लिए वो स्पेशलाइज्ड हैं तो दिस फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रक फार्मिंग. ट्रक फार्मिंग. ठीक है. ये ट्रक फार्मिंग आपने याद रखना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रक फार्मिंग? द रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, द फार्मिंग इज नोन एज ट्रक फार्मिंग. ट्रक फार्मिंग अब इसका नाम क्यों पड़ा है? यहाँ पर क्या है कि अर्बन एरिया के पास ही फार्मर्स जो हैं वहाँ पर अपनी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और रात में ही ये ट्रक में इनको लाद लेते हैं, लोडिंग कर लेते हैं एंड मॉर्निंग ये कहाँ पहुँच जाते हैं? शहर में पहुँच जाते हैं एंड दे आर यूजिंग देयर ट्रक्स फॉर दिस. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग. इसको ट्रक फार्मिंग का नाम दिया जाता है. इन एडिशन टू मार्केट गार्डनिंग इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स जो हैं वहाँ यहाँ पर ग्रो किया जाता है. एंड modern development in industrial region of western Europe and northern America is factory farming. यहाँ पर factory farming का भी नाम दिया जाता है. कहाँ पर? in a western Europe, in eastern region and North American region. This is a famous tulip garden in Netherlands. Netherlands is very important in tulip gardening. Now, कोऑपरेटिव फार्मिंग. कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है? कोऑपरेटिव का आपने सुना होगा कि कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन. कुछ लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं? कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं. पूलिंग मेथड जिसको हम कह सकते हैं. अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स आल्सो डूइंग द सेम वे. दे कोलैब देयर रिसोर्सेज विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज को मिला लेते हैं यानी कि अपने फार्म्स जो हैं वो मिला लेते हैं, अपने कैटल्स या अपने जो भी रिसोर्सेज हैं वो आपस में मिलाकर देन दे डू द फार्मिंग. इसको क्या कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पूलिंग इन देयर रिसोर्सेज वॉलेंट्रीली. यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है. यहाँ पर जो भी आपस में मिलके काम करना चाहें वो कर सकते हैं वॉलेंट्रीली यानी कि अपने मन से करना है. फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग. अब क्या है कि लोगों के छोटे छोटे खेत हैं तो वहाँ पर वो क्या करेंगे? आपस में मिलकर काफ़ी बड़ा खेत हो जाएगा और उनके जो रिसोर्सेज हैं यानी कि मशीनरी है वो भी आपस में मिला लेंगे और इस तरह से एक बड़े खेत से ज़्यादा क्या करेंगे? प्रोडक्शन प्राप्त करेंगे एंड दैट विल बी मोर प्रॉफिटेबल. कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प फार्मर्स
टू प्रोक्योर ऑल इम्पॉर्टेंट इनपुट्स। उसमें क्या होता है कि हर किसान को हर तरह की सुविधा प्राप्त हो जाती है। उसमें क्या है कि अगर कोई किसी किसान के पास कोई मशीनरी नहीं है, या उसके पास पेस्टिसाइड्स नहीं है, या उसके पास सीड्स नहीं है, तो वो सब कुछ मिलकर आपस में वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। एंड दे ऑल्सो सेल द प्रोडक्ट्स। अब उसमें क्या करेंगे, दे सेल, जब उसका प्रोडक्शन हो जाएगा दे सेल द प्रोडक्ट, और वो सारा का सारा जो चीज़ें हैं उसका प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट। उससे क्या होगा कि चीज़ें जो है वो सस्ती भी बनती हैं और उनको प्रॉफिट भी अधिक होता है। cooperative movement organized over a country century ago and has been successful in many western European countries। ये small countries हैं, for example डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, ये बहुत छोटी छोटी countries हैं। they have a very less area, बहुत छोटी countries हैं। तो ये इन countries में इस तरह का movement, जो cooperative movement जो है, ये काफ़ी सालों से ये किया जा रहा है। तो मेन कंट्रीज कौन सी है, वेस्टर्न यूरोप की ही कंट्रीज हैं। कौन सी है, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली एक्सेट्रा। In Denmark, the movement has been so successful that practically every farmer is a member of cooperative सोसाइटीज। ठीक है, तो डेनमार्क जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर इस मूवमेंट के लिए सक्सेसफुली काम कर रहा है। This is the one picture. This is taken from the European areas. Collective farming. Now come to the collective farming. Collective farming, the basic principle behind this type of farming is based on social ownership of means of production and collective labor। अब यहाँ पर आपने दो पॉइंट्स पढ़े हैं, पीछे आपने कलेक्टिव फार्मिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग पढ़ा है, यहाँ पर कलेक्टिव फार्मिंग पढ़ा है। जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है वहां पर पीपल आर डूइंग इन वॉलेंट्रली, अपने आप, लेकिन इन कलेक्टिव फार्मिंग द बेसिक प्रिंसिपल इज सोशल ओनरशिप। ठीक है, सोशल ओनरशिप का मतलब है कि सभी लोगों के जो प्रोडक्शन है या मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सबको इकट्ठा कर लिया जाए। कलेक्टिव फार्मिंग और द मॉडल ऑफ कोलखोज। कोलखोज को याद करिए, दिस इज द वर्ड, this is introduced this was introduced in सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जब था उस समय यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया। दिस इज अ वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर टू बूस्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। तो कोलखोज जो है, कलेक्टिव फार्मिंग जो है, दिस इज ए मॉडल ऑफ कोलखोज। कोलखोज इज ए रशियन वर्ड। इसका मतलब कि ये कहाँ पर प्रैक्टिस किया गया, वेयर इट इज इंट्रोड्यूस इन अ सोवियत यूनियन। अब यहाँ पर तीन वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, कलेक्टिव फार्मिंग, the same thing is model of kolkhoz, and where it is introduced, it was introduced in a सोवियत यूनियन। ठीक है, यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस, ये तीनों चीज़ों को कलेक्टिव फार्मिंग के साथ आपने याद रखना है एंड लिखना भी है। अब यहाँ पर जो स्टाइल ऑफ फार्मिंग है वो सेम कलेक्टिव कोऑपरेटिव फार्मिंग जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर वॉलेंट्रीली नहीं है, इट इज़ प्रेशराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वहाँ पर सभी फार्मर्स के जो प्रोडक्शन है, लैंड है, लाइव स्टॉक है, लेबर है, इसको पूल कर देती है। दे यूज टू पूल ऑल देयर रिसोर्सेज, हाउएवर दे आर अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट्स टू ग्रो। हाँ, अब यहाँ पर यह है कि अपना मेन जो लैंड एरिया है, लाइव स्टॉक है, जिससे उसकी जीविका चलनी है, लाइव स्टॉक उसके अपनी लाइवलीहुड चलनी है, उस सबको पूरे फार्मर्स का जो रिसोर्सेज है उनको क्लब कर दिया जाता है। लेकिन फार्मर के पास एक छोटा सा हिस्सा जो है, स्मॉल प्लॉट जो है वो रह सकता है, जिसमें वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज ए टाइप ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, समटाइम्स कलेक्टिव फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग का डिफरेंस जो है ये कई बार आता है, क्योंकि देयर इज ए
ओनली वन डिफरेंस, एक तो इसमें नाम का डिफरेंस है, एंड इट इज इंट्रोड्यूस इन सोवियत यूनियन एज ए कोलखोज, मॉडल ऑफ कोलखोज। यहाँ पर जो फार्मर्स हैं ये रिसोर्सेज जो है सोसाइटी के कारण जो गवर्नमेंट है जो है उसके अंडर में ये पूल करते हैं। वेयर एज इन ए कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है, वहाँ पर लोग अपनी इच्छा से ही वॉलंटरीली ही वो पूल कर कर काम कर रहे हैं। ठीक है, next and the last topic of this lesson is mining. Mining is also comes under the प्राइमरी एक्टिविटी। माइनिंग का अर्थ ये है कि आप को देर आर सो मैनी मिनरल्स आर फाउंड ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ और इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, जहाँ से क्या किया जा सकता है कि इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, देयर इज अ वन पिक्चर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोल जो है उसका खनन किया जा रहा है और उनको निकाला जाता है। द डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स, अब आपको मालूम कि मिनरल्स जो हैं ये आज के नए नहीं है, देयर आर सो मैनी सेंचुरीज बिफोर स्टेजेस हैं जो कि कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज के नाम से भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब इन एंशिएंट टाइम से ही हम मिनरल्स को का खनन कर रहे हैं, यानी कि उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा जो बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुई है या तेज़ी से बढ़ी है वो आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद, बिकॉज दे डिमांड वेरी मच, यानी कि मिनरल्स का सबसे ज़्यादा डिमांड जो है आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ गया, और इसीलिए माइनिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई। फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, नंबर वन इज फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स का मतलब ये है कि जो मिनरल है उसका साइज, ग्रेड और वो मोड ऑफ अकरेंस जो है डिपॉजिट्स में किस तरह का है, दैट इज ए फिजिकल फैक्टर ऑफ विच इज अफेक्टिंग द माइनिंग एक्टिविटी। नंबर टू इज इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब है कि क्या हम उस मिनरल को हम निकालें, उसकी डिमांड है भी कि नहीं है, यानी कि उसकी कॉस्ट कितनी है, उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी कितनी यूज़ की जा सकती है, हाउ मच वी हैव टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी और इन अ कैपिटल और इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेबर एंड ट्रांसपोर्ट। इन सब के ऊपर जब हम खर्चा करेंगे तो क्या मिनरल हमें उससे ज़्यादा फ़ायदा, प्रॉफिट दे पाएगा, तभी हम उसको एक्सट्रैक्ट करें। दिस इज़ द इकोनॉमिक फैक्टर which affecting the mining. So there are two factors which are affecting. Number one is physical factor and another is economic factor. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि explain the factors affecting mining, तो these are the two factors, physical and economic factor. This is one picture. Now methods of mining. Method of mining depend on the occurrence एंड द नेचर ऑफ ओर। ओर क्या है, उसका अस्क जो है, यानी कि जो मिनरल का जो ओर है वो कितनी कितनी तरह का किस तरह से वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो माइनिंग करने के लिए दो मेथड्स हैं, दो टाइप्स हैं जिसके द्वारा माइनिंग की जाती है, एक है सरफेस एंड एक है अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, अभी लास्ट पिक्चर में आपने देखा कि ऊपर के ही भाग में, अभी विल सी द पिक्चर अगेन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ओपन एरिया है, ओपन एरिया से ही जो मिनरल है, जो कोल है वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और गाड़ी में भरकर या जिसमें भी भरकर ले जाया जा रहा है, ओपन एरिया है। दिस इज द सरफेस माइनिंग, इसको हम क्या कहेंगे, सरफेस माइनिंग। ठीक है, अनदर इज अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग कई बार क्या होता है कि जमीन के आंतरिक भाग में सुरंग बनाई जाती है, टनल बनाई जाती है, और टनल बनाकर वहाँ से जो प्रीशियस मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरह से मेथड्स ऑफ माइनिंग में दो तरह की माइनिंग हो गई, एक सरफेस माइनिंग यानी कि अगर ऊपर से ही हमें ऊपरी एरिया को ही हमने खुदाई करनी है और वहीं से हमें आसानी से मिनरल्स मिलते जा रहे हैं, और अनदर इज अंडरग्राउंड माइनिंग जो कि हमें सुरंग बनानी पड़ती है और बहुत इंटीरियर में जाकर वहाँ से मिनरल्स को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, द सरफेस माइनिंग को ही हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो अनदर वर्ड, सरफेस माइनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन कास्ट
माइनिंग एंड दिस इज द इजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे। बहुत आसान है और ये ज़्यादा खतरे वाली भी नहीं है, नॉट अ वेरी डेंजरस। बट the mining, underground mining, when the ore lies deep below the surface, that is the underground mining method, that is called shaft mining। उसको हम another name is underground mining को कहेंगे shaft mining, ठीक है। वो open cast mining हो गई या shaft mining, you these words you have to learn, है ना, ये words भी आपको लिखने हैं। has to used in this method the vertical shaft have to sunk from where underground galleries radiate to reach the minerals। इसमें क्या है कि वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा सकती है और हम उसके इंटीरियर में सुरंगें भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो टनल बनाई हुई है इसके अंदर एक ट्रैक भी लगा हुआ है रेलवे का। इसका मतलब कि छोटी छोटी जो ट्रेन्स हैं उसमें उसके द्वारा मिनरल्स को बाहर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि साइड्स में कुछ पिलर्स लगाकर बाहर साइड्स को रोका गया है, यानी कि हम जब टनल में जा रहे हैं तो दैट इज़ वेरी रिस्की। ये जो टनल्स हैं ये यहाँ पर खुदाई करते करते कई बार ये टनल्स का जो आउटर एरिया है ये कई बार डैमेज हो जाता है और टनल पूरी की पूरी मिट्टी से भर जाती है और लैंडस्लाइड्स होने का खतरा बना रहता है। तो उन मिट्टी को बांधने के लिए ये देखिए यहाँ पर किस तरह से जो लकड़ियाँ हैं या पिलर्स जो हैं उनसे बांधा हुआ है ताकि अंदर जो लेबर है उसको आसानी रहे अंदर जाने की। समटाइम्स पॉइजनस भी होती है जब हम इसके अंदर इंटीरियर में जाते हैं, तो दिस मेथड इज वेरी रिस्की। अंदर पॉइजनस गैसेस हो सकती हैं, फायर लग सकता है, फ्लड्स आ सकते हैं अंदर। कहीं पर भी कोई रिवर का कोई कोना जो है उसके साथ टनल के साथ मिल सकता है और उससे क्या होगा कि पूरी टनल जो है वो पानी से भर सकती है और अचानक ही लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। तो दीज आर द वेरी रिस्की सिस्टम ऑफ माइनिंग जिसको हम अंडरग्राउंड माइनिंग या शाफ्ट माइनिंग का नाम देते हैं। और देयर आर सो मेनी एक्सीडेंट्स जो हैं, टेरिबल एक्सीडेंट्स जो हैं ये हो जाते हैं। The developed economies are retreating from a mining process and refining stages of production due to high labor cost, while the developing countries with large labor force and striving for higher standard of living are becoming more important। अब इसका मतलब क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो रिस्क के कारण इन माइनिंग्स को अब छोड़ती जा रही हैं, वेयर एज दे नीड हाई लेबर कॉस्ट, क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिनरल्स चाहिए और वहाँ पर पॉपुलेशन भी लार्ज नंबर पे होती है, तो वो स्टिल दे आर डूइंग दिस टाइप ऑफ माइनिंग। Several countries of Africa and few of South America एशिया हैव अ 50% ऑफ अर्निंग फ्रॉम मिनरल्स एंड ऑल। तो ये बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि मिनरल से ही काफ़ी सारा अपनी अर्निंग सोर्सेज प्राप्त कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन पिक्चर। एक ये ड्रिलिंग है जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी रिस्की टाइप ऑफ मेथड एंड चैप्टर इज़ completed here and these are some assignment work is given to you। जो भी मैं असाइनमेंट आपको एग्जैक्टली वीडियो के लास्ट में देती हूँ, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्टली दे आर आस्क्ड इन अ बोर्ड और प्री बोर्ड एग्जाम्स। तो आपने इनको स्किप नहीं करना है। ये असाइनमेंट के आगे आप हेडिंग डाल सकते हैं असाइनमेंट फ्रॉम द वीडियो लेक्चर, तो यहाँ पर आप कर लें। और कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हो सकते हैं कि एनसीईआरटी के साथ कोरिलेट भी हो, तो वहाँ पर उसके साथ ही आप अगर आपने एक बार कर लिया है वो क्वेश्चन तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दीज आर सम क्वेश्चंस आर गिवन हेयर। तो इन क्वेश्चंस को आपने करना है अपनी कॉपी में। और इसके अलावा अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने अपनी कॉपी में ज़रूर करने हैं। तो आपको जैसे प्रिंसिपल मैम भी आपको टाइम टू टाइम बता रहे हैं कि आपने असाइनमेंट्स अपनी कॉपीज यू हैव टू प्रिपेयर्ड प्रॉपरली। हो सकता है आपकी इंटरनल असाइनमेंट इस समय बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ज़रूरी लगे, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। और ऐसा नहीं हो कि अचानक ही जब हमारे स्कूल खुले तो आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ जाए, क्योंकि अब हमारे जब स्कूल खुलेंगे, जब भी हमारे स्कूल खुलते हैं तो मोस्टली आपका देखिए काफ़ी सारा सिलेबस जो है हमारा कम भी हो गया है और काफ़ी सारा सिलेबस जो है हम छोड़ते जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई तो हम उन लेसन्स को छोड़ देंगे, तो हमारा सिलेबस काफ़ी सारा निकलता जा रहा है।
तो हमें इसकी प्रैक्टिस जो है अब हमें रेगुलरली करनी है। तो दीज आर सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर। डेयरी फार्मिंग इज हाईली लेबर इंटेंसिव and involves rigorous care in feeding and milching। तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर आप सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ही बताएंगे डेयरी फार्मिंग के। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, इसमें आपने एग्जांपल कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कहाँ कहाँ पर मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होती है, ये सब लिखेंगे, है ना। ट्रक फार्मिंग क्या है, उसको क्यों कहा जाता है, मार्केट गार्डनिंग क्या होती है, वाई इट इज प्रैक्टिस्ड इन नियर द अर्बन एरिया, डिफरेंशिएट बिटवीन कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है, व्हाट इज कोलखोज, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग, डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ माइनिंग। तो ये सारे क्वेश्चंस वही मैंने यहाँ पर लिए हैं जो कि ऑलरेडी हम इस पार्ट में हमने पढ़ा है। सो दैट्स ऑल of this chapter, and we will come next time. Thank you so much.